નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. આજે અતિથિમાં એક વિશેષ મહેમાન અમારી સાથે છે. દર્શક મિત્રો, હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરવામાં આવે તો ગીત સંગીત વગર હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની કલ્પના કરવી કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી મુશ્કેલ છે. અને જ્યારે ગીત અને સંગીત આવે છે તો કદાચ આ સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનની અંદર ગીત હોય કે સંગીત હોય તેને માણવું ખૂબ જ કઠિન હોય છે. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઘણા બધા ગીત અને સંગીત આજની તારીખમાં પણ આપણા દિલો દિમાગ પર છવાયેલા હોય છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે એ ગીત સંગીતની સાથે સાથે ક્યાંક એવા બેસ્ટ ડાન્સિંગ સ્ટેપ્સ પણ આપણા દિલો દિમાગની અંદર અંકિત થઈ ગયા છે. કદાચ પોપ્યુલર થાય છે જે તે આર્ટિસ્ટ જે પરફોર્મ કરે છે ઓન સ્ક્રીન પર, પરંતુ પાછળ દરેક આર્ટિસ્ટ પોતે બધું શીખીને આવતા નથી, પરંતુ તેમનો જે અંદાજ પોપ્યુલર થાય છે, કેટલાય વર્ષો સુધી એ અંદાજ લોકોના દિલો દિमाग રહે છે, તે અંદાજને બનાવનારા, તે અંदाजना घड़वैया सरोज खान जी हमारे साथ. सरोज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. सरोज जी, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया शुरू में कि गीत और संगीत, नृत्य के बिना शायद कहीं कोई भी गाना हो, अगर कोई भी बंदा आर्टिस्ट है, सिंगर है, वो गाता है तो स्ट्रेट पोजीशन में तो गा नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो भी अपने साथ वो थिरक जाता है. हाँ, रिदम रिदम रिदम. सरोज जी का ये शौक डांस के बारे में, मुझे मालूम है कि कोई ऐसा विशेष बात नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन कैसे ये शौक डेवलप हुआ, कैसे रिकॉग्नाइज हुए कि सरोज जी खुद कर सकते और सिखा भी सकते हैं? नहीं, एक्चुअली बोलते हैं मजबूरी इन्वेंशन का नाम है, मदर ऑफ इन्वेंशन है. हम लोग नॉट मी, माय पेरेंट्स, उन लोग आए थे पाकिस्तान से रेफ्यूजी बन के, और मैं बॉम्बे में पैदा हुई 48 में. जब 3 साल की थी तो मैं अपने शैडो को देख के डांस करती थी. okay. तो मेरी माँ ने समझा मैं पागल हूँ, क्योंकि हमारे कोई भी फैमिली फादर की तरफ से या मदर की तरफ से कोई आर्टिस्ट नहीं है, न पेंटर है, न सिंगर है, न डांसर है, कुछ नहीं, सब बिजनेसमैन है. okay. तो मेरी माँ सच्ची डर गई कि मैं रिटार्टेड हूँ, क्योंकि शैडो को देखती हूँ. तो डॉक्टर के पास लेके गई और बोला कि ये कुछ पागल है, ये कुछ ऐसा ऐसा करती है. तो वो डॉक्टर ने कहा कि उसको नाचने का शौक है, तुम लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में डाल देने का. तो हमारी माँ बोली कि भाई हमको तो किसी से पहचान नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास बहुत फ्रेंड्स आते हैं, पूछते हैं कोई बच्चा है क्या डांस करने वाला. ये कौन सी एज मतलब पे बात कर रहे हैं आप? मैं 3 बरस की. ओके ओके. तो वो डॉक्टर ने मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का नाम रास्ता बताया. एक पिक्चर बन रही थी नजराना, जिसमें हीरोइन थी श्यामा और हीरो था बलराज सानी. उसमें एक बच्चे की ज़रूरत थी, जो श्यामा का बचपना वो मून में बैठ के गाना गाती है, तो वो पहले मैंने किया. okay. वहाँ से मेरी लाइफ में थोड़ा काम आने लगा एज चाइल्ड स्टार. 9 बरस की उम्र तक ये काम चलता रहा, लेकिन और मैं स्टेज शोज़ करने लगी. लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब ना बच्चों में ज़रूरत है ना बड़ों में. उस उम्र में मैं ग्रुप डांसर बन गई. okay. जब 10 बरस की थी, 10 बरस 6 महीना. मेरे फादर को कैंसर था, वो चल बसे, तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई. okay. मैं 10 बरस की थी. मेरे 4 बहनें थी मेरे पीछे और एक भाई. सबकी जिम्मेदारी. फिर वो ग्रुप डांस करके मैंने कमाना शुरू किया. तब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं मिलता था. ग्रुप डांसर को 26 रुपये 4 आना मिलता था. उस 26 रुपये 4 आने में मैंने अपने बहन भाइयों को बड़ा किया, उनकी शादियां कराई, उनकी पढ़ाई कराई. उसके बाद एक मास्टर जी आते थे मद्रास से, 2 भाई, हीरालाल सोहनलाल, जिन लोगों ने एक्चुअल में डांस ले आए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में. उन्होंने मुझे नाचते हुए देखा और मेरे को बुलाया और बोला तुम हेलेन का ये गाना मैं तुम पे कंपोज करता हूँ. okay. गाने का नाम था, पिक्चर का नाम था फ्लैट नंबर 9, और गाना था आँखों से मैंने पी है, आँखों से मैंने पी है
चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला, समथिंग लाइक दिस। वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। आई वॉज अबाउट 12 years। वहाँ से आई स्टार्टेड टीचिंग। ओके आई बिकेम असिस्टेंट टू माई मास्टर। ओके 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 सरोज जी यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ एक छोटे से બ્રેક का। દર્શક મિત્રો, સફર શરૂ થઈ ગઈ છે એ દુનિયાની કે જ્યાંથી પહેલી વખત સરોજજીએ બીજાને ડાન્સ શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું। વાતો કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि माँ। सरोज जी, आपने बताया कि 12 साल की उम्र में शुरू किया सिखाने का। मतलब ये वो उम्र है जहाँ लोग सीखने जाते हैं और उस उम्र में आपने सिखाना शुरू किया। और मेरे हिसाब से शुक्रिया मानना शायद आप कभी भी नहीं बोलते। जिस आदर से आप उनका नाम ले रहे थे, वो मास्टर जी का, दोनों का, मेरे हिसाब से शायद जीवन भर उनको याद करते हैं। उन्होंने जो गुरु मंत्र दिए थे। लेकिन अभी मेरा सीधा सवाल ये, जिस तरह से आप अपने गुरु को याद करते हो, क्या आज की तारीख में जो अपने आप को अच्छे डांसर बता रहे हैं इस इंडस्ट्री के लोग, ऐसे बड़े बड़े नाम, वो शायद इस गुरु को इतने आदर से याद नहीं करते? नहीं, वो ज़माना ही नहीं रहा। हम लोगों के वक्त पे, मतलब जब तक मास्टर हमको बैठने को नहीं बोले, बैठते नहीं थे ना। अभी तो क्या है, अभी वो रिस्पेक्ट नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि सब में वैसा नहीं है। मेरे यहाँ जब आते हैं नाचने तो सबके सब नमस्कार करते ही करते हैं। वो आदर से इस काम को देखते हैं। दूसरे के यहाँ जाते हैं तो हाय मास्टर जी, बाय मास्टर जी, ऐसा होता है। लेकिन मेरे यहाँ, लेकिन सरोज जी के लिए तो अभी भी मतलब गॉड ग्रेस की, क्योंकि हम जब अपने मास्टर को इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उनको भी बताते हैं। डाउन लाइन यही संस्कार नीचे नीचे धीरे धीरे उतरता। अच्छा, जब बात आती है, सरोज जी शुरू में शायद हो सकता है कि कोई भी गाना ले लेते थे, बाद में सरोज जी खुद चूजी हो गए। नहीं, कभी नहीं, आज तक। अभी मैं गुजराती गाना करने जा रही हूँ 2 तारीख और 3 तारीख को। मुझे ज़रूरत नहीं है गुजराती पिक्चर करने की, लेकिन जो मैं शो करती थी ना, आजा नचले विद सरोज खान, सिखाती थी। जी। उसमें 4 लड़कियां थी मेरे पीछे। वो 3 तो हीरोइन बन गई, एक उनमें से NDTV में ही हीरोइन बन गई, जिसको मैं चिढ़ाती थी, स्वाता करके बोलती थी। तो उसने अपने अंकल उनका पिक्चर बना रहा है, तो बोले मेरे मास्टर को लेना और किसी को मत लेना। अच्छा, तो उन लोग मेरे पास आए, बोले आपके पास टाइम है? मैंने कहा नहीं, टाइम तो नहीं है, लेकिन स्वाता ने भेजा है तो मैं करूँगी ज़रूर। सरोज जी जब डांस सिखाते हैं बहुत भड़क जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से नहीं बाकी लोगों के दिमाग में जो एक इमेज है। हाँ, इमेज है। नहीं, मैं स्ट्रिक्ट बहुत हूँ, नो डाउट। यहाँ तक कि मेरे असिस्टेंट जो मेरे साथ 18 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी उन लोग डरते हैं। अगर ये डर ना रहे तो वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। फ्रेंडली टाइम पे मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ, वो बच्चे जैसे हैं, उनसे बात वैसा करें। लेकिन जो मैंने सिखाया अगर वो भूल जाएं या स्टाइल बदली कर दे या काम के वक्त बात करें तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा अभी तो आता मैं है। बहुत ठंडी हो गई हूँ। अच्छा, मतलब पहले तो बहुत मैं बहुत फायर जैसी थी। मतलब लोग बोलते थे भैया ये आने वाली है सेट पे, जल्दी चलो। अच्छा, टाइम पे भी नहीं आता था तो भी नहीं आएगा। सरोज जी, सबसे ज्यादा सिखाने में सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे किया था? अभी भी याद है कि इसको तो मैंने फाड़ डाला था। एक आर्टिस्ट है जिसके साथ मेरा बहुत गुस्सा हुआ था, वो है रवीना टंडन। उसने नमस्कार नहीं किया था तो मैं बहुत भड़क गई थी उस पर, और इतना भड़क गई थी कि मैंने पिक्चर ही छोड़ दी। वो उसके बाद उसके साथ काम ही नहीं किया। बहुत अच्छे दोस्त हैं, गले मिलते हैं जब मिलते हैं, लेकिन काम नहीं किया उसके साथ। डांस के बारे में कई बार होता है, गुरु होता है, उसका एक फेवरेट शिष्य भी होता है, एक चेला होता है कि वो जो चेला आएगा ना तो शायद बाकी लोगों को 100% गुरु सिखाता है, लेकिन उस अपने फेवरेट चेले को शायद 150% सिखाता है। फेवरेट कौन है सरोज जी की?
आर्टिस्टों में अगर कोई पूछेंगे तो सब मतलब दुनिया को मालूम है कि माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट, क्योंकि उसने कभी काम से चोरी नहीं की, कभी लेजी नहीं हुई काम पे, जो बताया उतना किया, कभी ऐसा भी नहीं बोला कि मास्टर जी ये हाथ मेरा थोड़ा दर्द करता है, इसको सीधा कर दूं क्या, ना ना ना। मास्टर जी ने बोला है इतना लुक देना है, इतना ही लुक देना है, कोई कुछ भी बोले उसको आके, डायरेक्टर आके समझाए कि तुम्हारा लुक इधर नहीं इधर आना चाहिए, तो बोलेगी मास्टर जी को बोलो, पहले मास्टर जी को कन्विंस करो फिर जाके फिर मैं करूँगी। ओके 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 ओके। शी वॉज दैट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि उसने कभी अपने आप को हीरोइन नहीं समझा मेरे सामने, वो जैसा बच्ची आई थी वैसी थी मेरे, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड तक वैसे ही थी। ओके 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 ओके। बाकी मेरे फेवरेट्स जो हैं वो मेरे असिस्टेंट्स ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उन लोग इतना लेबर करते हैं कि शायद किसी के असिस्टेंट्स इतना लेबर करें। सरोज जी कहीं लगता है कि जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में डांस आज छाया हुआ है, हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इनका गलत फायदा भी उठाते हैं। मतलब नहीं समझी मैं। बच्चों के लिए आज पैशन बन चुका है डांस, मैं हॉबी नहीं, हॉबी की जगह पैशन बन चुका है। एक उनका ड्रीम होता है कि मुझे इस तरह से ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें जाना है। कहीं ऐसे जो भी डांस सिखाने वाले हर गली नुक्कड़ पे एक दुकान खोल दिए। क्या आप मानते हैं कि उनकी जो भावना है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली डांस के नाम से खिलवाड़ हो रहा है। किसी को नहीं भी आता है वो भी सिखाते हैं, तो जो बच्चा जो है वो एक गीली मिट्टी के जैसा है। आज अगर उसको सही नहीं बनाओ तो वो फिर बिखर जाता है और फिर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज आपका बच्चा अगर गलत क्लास में चला गया और वो मास्टर ने उसको सही अंग भाव नहीं सिखाया, तो आप सोच सकते हो क्या नाचेगा। बच्चे की बात छोड़ के मैं सीधा इंडस्ट्री पे वापस आ जाता हूँ। सरोज जी, इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत सारे गाने थोड़े समय के लिए पॉपुलर हो जाते हैं लेकिन याद नहीं रहते। वो इसलिए कि आपके और मेरे और इनके मूवमेंट मिलते जुलते, जैसा आज हर एक पिक्चर में वेस्टर्न गाने को आइटम बनाया हुआ है। हम अपना कल्चर भूल चुके, हम हिप हॉप सालसा ये कल्चर याद रख रहे हैं। हमारे पास इतना खजाना है वो हम भूल गए हैं। जैसा आपके पास गरबा है, गरबे में कितने रंग होते हैं, डांडिया अलग होता है, ताली अलग होती है ना। किसी से पूछो, किसी को मालूम नहीं कि ताली वाला भी गरबा होता है और डांडिया वाला भी होता है। तो वो आपका कल्चर तो मैं भूल चुकी ना। ये भी भूल गए कि महाराष्ट्र की लावणी होती है, हम ये भी भूल गए मद्रास के साउथ के डांसेस होते हैं, अपने पंजाब का भांगड़ा होता है। पहले ये सब कुछ था हमारी इंडस्ट्री में। शायद उस वजह से जो ये गलतियां रह गई, ये कमी रह गई, उसकी वजह से ये लंबे अरसे तक हमारे दिलो दिमाग में स्थान नहीं ले पाए। बहुत सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय था एक नानकड़ा विराम दो। विराम बाद फरी एक बार स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। सरोज जी, आपने बताया कि कहीं वो जो फ्लेवर, जो हमारी खुद की फ्लेवर थी, वो उसकी जगह पे कहीं मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, और उसी वजह से हिंदुस्तान के इतना मतलब जो बेहतरीन गाने रीच जो था उसको कहीं हमने छोड़ दिया, और उसी गलती की वजह से आज ऐसे गाने नहीं आ रहे जो हमें सुकून पहुंचा सके। आप लिरिक्स आज देख लो, क्या लिरिक्स हैं हमारे पास। आतिया खंडाला, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लिखना भूल गए हैं। अभी सिर्फ हम लोग केटर करते हैं पब्लिक के लिए, हम पिक्चर के मूड को भी नहीं देखते। सरोज जी, शायद ये स्टेटमेंट आपका इसलिए तो नहीं क्योंकि इतने सीनियर, इतने सालों से आपने प्रैक्टिस कर लिया, अभी बिल्कुल आराम से एक नाम हो गया सरोज जी का, इसलिए क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अभी भी तो काम ही कर रही हूँ। इतना ही है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अभी एक ब्रॉडवे शो बनाने की कोशिश कर रही।
तो उसके लिए मुझे सब काम छोड़कर 1 साल तक वो शो बनाने में लगेगा। ओके। तो क्रिटिसाइज इसलिए नहीं, क्रिटिसाइज इसलिए दुख होता है कि हमारी इंडिया इतनी रिच होकर भी आज जितने डायरेक्टर आ रहे हैं सब यंगस्टर्स आ रहे हैं। नंबर 1, सब यंगस्टर्स के दिमाग के ऊपर सब वेस्टर्न छाया हुआ है, तो उन लोग कहाँ कल्चर याद रखेंगे। मेरा सीधा सवाल है, आपने बताया कि यंगस्टर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी सिंडिकेट की वजह से अच्छे आर्टिस्ट कहीं सफ़र होते हैं सफ़र। अभी जैसा मैं मिसाल दूंगी, यश चोपड़ा की पिक्चरें लोग दीवानों के जैसा देखने जाते थे, लव स्टोरीज, घरेलू पिक्चर्स, ये वो। जब से उसके बेटे ने टेक ओवर किया तो सिवाय न्यूयॉर्क के आपको कुछ नज़र नहीं आता है उनकी पिक्चरों में। कुछ नज़र आता है बिकॉज दे केटर टू द पब्लिक ना। अभी आप कन्विक्शन से नहीं बनाते पिक्चर, फ्लॉप भी वैसे ही होती हैं। फिल्मों के बारे में बात बताया आपने, जो कि कहीं ना कहीं जो अच्छे आर्टिस्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जिनमें जो एक सिस्टम से, एक एथिक्स से बिजनेस हो रहा था, एथिक्स से फिल्में लोगों के पास आ रही थी, कहीं और लोगों ने, नेक्स्ट जनरेशन ने ले लिया, पूरे एथिक्स बदल डाले। नेक्स्ट जनरेशन ने सिर्फ नहीं, ये कोऑपरेटिव हाउसेस बन गए। अब कॉर्पोरेट हाउस बनने से उन लोग सिर्फ बिजनेस का सोचते हैं, उन लोग अपने दिमाग से बिजनेस चलाते हैं, दिल से पिक्चरें नहीं बनाते, वो बिजनेस से पिक्चरें बनाते हैं। नाउ बिजनेस की बात करूँ, फिल्मों के बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं पहले भी अलग अलग पैंतरे होते रहते थे, अलग अलग जुगाड़ होते रहते थे। इस किस्म के होते थे कि आपकी पिक्चर अगर हिट हो गई और माँ, जैसे बागबान, इट्स अ सेंटिमेंटल मूवी, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम BR फिल्म्स। हमें मालूम है BR ने पहले से फैमिली के प्रोडक्शन रखी है, हमेशा फैमिली फिल्म्स। बागबान अच्छी बन गई तो मैंने भी एक और बागबान बना दी। पैंतरे इस किस्म के होते थे। फिल्म को हिट करने के लिए भी बार बार अलग अलग पैंतरे लोग देख रहे, लोगों को मालूम भी है कि ये कोई स्पेसिफिक एक बंदे को टारगेट करके नहीं हो रहा, ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। आज आर्टिस्ट आ रहे हैं आपके टीवी पे फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए, पहले कहाँ था ये सब। पहले स्टार्स जो थे वो ऐसे थे जैसे डेमी गॉड्स, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको इतने करीब से भी नहीं देख सकते, इतना नज़दीक बैठना खुशकिस्मती होती थी। आज वो चार्म, वो जो मैजिक है वो सब चला गया है। अब टीवी आने से इट्स सो डाउन टू अर्थ कि ये आदमी ने बारिश की, पब्लिक को मालूम है यार बारिश थोड़ी हो रही है, डब्बे से पानी गिर रहा है। वो जो था ना खूबसूरती पिक्चरों की, वो टीवी ने ख़त्म कर दी। क्योंकि इंटरव्यू करने आप सेट पे आ जाते हैं, सेट का जो मैजिक है वो तो आप पूरा दिखा देते हैं पब्लिक। लेकिन पहले भी इंटरव्यू करने आते थे, हीरो हीरोइन खुद नहीं जाते थे, तब भी नहीं। हाँ, लेकिन आज की तारीख में भी इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन वो लोग ही सामने से नहीं आते, फोन करके बुलाते, अरे यार आपकी चैनल से अभी तक कोई आया नहीं, आओ, हाँ आओ। पब्लिसिटी हो गई है, कंटेंट नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वो दिल नहीं है। राइटर पोएट्री सिर्फ बोलता है कि मैं पोएट्री लिखता हूँ, लेकिन लिखते नहीं है, कुछ भी नहीं है लाइंस के बीच में, वो सेंटिमेंट है ही नहीं। अभी तक की जो भी फिल्म है, इतनी लंबी सफर है सरोज जी की। सरोज जी को कौन सी फिल्म छू गई थी? लम्हे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, क्योंकि मैं मिल्स एंड बून्स बहुत पढ़ती थी, रोमांटिक, उसमें ऐसे टाइप की कहानियाँ आती थी जैसा लम्हे थी। इट्स मोर ऑफ मिल्स एंड बून्स, क्योंकि कोई भी यंगस्टर लड़की एजड आदमी के साथ प्यार नहीं करती है। लेकिन मिल्स एंड बून्स में ये सब था कि ये फादरली फिगर है, उसको अपने बाप से बहुत प्यार था तो इससे भी प्यार हो गया, उसमें वो बाप को देखती है, लेकिन रोमांस है। ये सब चीज़ें मिल्स एंड बून्स में अचानक लम्हे में दिखाई दी। अगर वो श्राद्ध का सीन नहीं रखते ना यश जी, तो ये पिक्चर म्युनिसिपैलिटी ही उतारता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सरोज जी, अंत में मुझे मालूम है शायद आप ना कहेंगे, लेकिन
हमारे लाखों व्यूअर्स की डिमांड मैं आपके पास कर रहा हूँ। क्या? सरोज जी ने बहुत सारे गाने पे अपने स्टेप्स दिए अलग अलग, उसमें से पसंदीदा कोई भी एक गाने का एक मुखड़ा हम आपसे सुनना चाहेंगे, या तो आपकी पसंदीदा कोई भी गाना। नहीं, सबसे ज़्यादा जो मतलब बहुत पसंद आया था, जो माधुरी ने किया था, वो था मेरा पिया घर आया। बिकॉज उसमें इतना सिंपल स्टेप इतना क्लिक हो गया कि बच्चे बूढ़े सब वो स्टेप करते थे। मेरे में आदत है कि मैं जब गाना बनाती हूँ तो मैं खुद पहले नाचती हूँ, तो मुझे एक स्टेप उसके ऊपर अचानक आ जाता है कोई भी गाने पे, फिर मैं उसको सिग्नेचर स्टेप बना देती हूँ कि एवरी टाइम ये जब मुखड़ा आएगा तो यही नाचना, ताकि पब्लिक को दिखे और फिर वो भी वही तोड़ हो जाए सीधा। या हम आपके सुरीले अंदाज से एक गाना सुनना चाहते हैं। जी, मैंने वही बोला कि अब पसंदीदा गाना एक हम सुनना चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। कोई भी आपका पसंदीदा गाना? मैं गाना गाती नहीं। एक गजल है जी, जो मैं तरन्नुम में गा के सुनाती, मुझे गाना नहीं आता। दीवानगी से काम लिया है कभी कभी, दीवानगी से काम लिया है कभी कभी, ऐसे में उनका नाम लिया है कभी कभी। थैंक यू वेरी मच सरोज जी, थैंक यू वेरी मच।